वो आज यूनिवर्सिटी काफ़ी लेट हो गई थी, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े कदम उठाती अपनी क्लास की जानिब बढ़ रही थी जब उसे एक लड़की की चहकती हुई आवाज़ आई। वो लड़की जिस शख्स के बारे में बात कर रही थी उसका नाम सुनकर ही एमल का हलक तक कड़वा हुआ। यार, जुजलान खान हकीकत में इतना हैंडसम है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, और सबसे बढ़कर इतना अमीर होने के बावजूद उसमें ज़रा सा भी गरूर नहीं। वो लड़की जिसका नाम महविश था वो चहक चहक कर अपनी दोस्तों को बता रही थी, जबकि उनसे कुछ फासले पर खड़ी एमल के अंदर एक नफ़रत की लहर दौड़ी थी। तुम्हें पता है, वो इतना अच्छा है कि जब उसके गार्ड मुझे मेरे घर छोड़ के गए तो उसने खुद फ़ोन करके पूछा था कि मैं बाहिफाजत घर पहुंच गई हूं या नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। महविश दिल पर हाथ रख के जुजलान की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रही थी। जब एमल से बर्दाश्त ना हुआ तो वो गुस्से से उन लड़कियों की जानिब बढ़ी। तुम जिस जसलान खान को इतना अच्छा, प्यारा और हमदर्द समझ रही हो ना, वो असल में इंसान के रूप में एक छुपा हुआ भेड़िया है जो लाखों लड़कियों को खा चुका है। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम उससे जितना दूर रह सको ना रहो, वरना तुम्हें भी खा जाएगा वो। एमल ने एक अच्छे इंसान का फ़र्ज़ निभाते उसे समझाया, जबकि वो लड़कियां उसे गुस्से से घूरने लगी। एक्सक्यूज़ मी मिस, अपने मशवरे अपने पास ही रखो, और ख़बरदार जो तुमने जुजलान खान के खिलाफ़ एक लफ्ज़ भी कहा तो। महविश उंगली उठाकर बोली। उसे कहाँ गवारा था कि कोई जुजलान खान को बुरा भला बोले। मैं मशवरा नहीं दे रही, एक अच्छी इंसान होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ बस। वो वैसा नहीं जैसा वो दिखता है। उसने तुम लोगों की आंखों पर अपनी झूठी खिदमत की पट्टी और हमदर्दी की पट्टियाँ बांधी हुई हैं, और ये पट्टी एक दिन मैं उतार के रहूँगी, उसका असल चेहरा सबके सामने ला के रहूँगी। वो प्यार से समझाती आखिर में दुरुस्तगी से बोली, तुम ज़रूर उसकी मुखालिफ पार्टी में से होगी, तभी तुम्हें जसलान खान के बारे में ऐसी बकवास कर रही हो तुम। महविश नागवारी से बोली, तुम सबको तो समझाना ही बेकार है। तुम लोग उनमें से हो जिन लोगों को जब तक उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए ना, किसी बात पर यकीन नहीं करते तुम। खैर, मेरा काम समझाना था और मैं कर चुकी वो, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो दिल में आए वो करो। एमल स्पार्ट लहजे में कहती सर झटक कर अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई। उसने अपनी तरफ से उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की थी, मगर अब वो लोग अगर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाह रही थी तो एमल इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। जुजलान बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा सो रहा था जब उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की आवाज़ से उसकी नींद में खलल पैदा हुआ, जिस पर उसने मुंह बनाते हाथ मारकर बेड पर पड़ा फ़ोन उठाया। ये सुबह सुबह किसकी मौत आ गई है जो मेरी नींद खराब कर रहे हो। वो कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाए दबा दबा घुर्राया तो फ़ोन के दूसरी तरफ उसके ख़ास आदमी जवाद ने फ़ोन कान से हटाते फ़ोन को घूरा। सर, वो नाज मैडम आई हैं यहाँ फार्म हाउस पर, और यहाँ आगे काफ़ी शोर शराबा कर रही हैं आकर, उन्हें आपसे मिलना है। जवाद ने उसे फ़ोन करने की वजह बताई तो जुजलान ने सीधा होते अपने मुंह पे हाथ फेरा। ठीक है, उसे वहीं रोक के रखो, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, वो कोई मैडम वैडम नहीं है, समझे तुम। जुजलान ने सख्ती से कहते कॉल काट दी और फिर उठकर एक भरपूर अंगड़ाई। आज इस नाज का भी पत्ता कट करता हूँ मैं। वो बुड़बुड़ाता हुआ ड्रेसिंग रूम में घुस गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद फ्रेश सा ब्राउन पैंट पर हाफ बाजू की वाइट शर्ट पहने तैयार श्यार होकर नीचे आया तो हॉल में उसकी माँ और बहन बैठे थे। वो उन्हें कुछ भी बताए बगैर सीधा बाहर की जानिब बढ़ गया। जुजलान बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, सब ठीक तो है ना। नूर बेगम ने उसे बाहर निकलते देख नरमी से पूछा। काम से जा रहा हूँ, वो स्पार्ट अंदाज में कहता आगे बढ़ गया। भाई, नाश्ता तो कर लें। नवाल ने उसे पुकारा तो वो आंखों में गुस्सा लिए उसकी जानिब पलटा। मैंने कहा ना काम से जा रहा हूँ, फिर भी पीछे से आवाज़ें क्यों दे रही हो तुम। एक बार की कही बात समझ में नहीं आती क्या। उसने गुस्से से नवाल को झटका तो वो रोने लगी। जुजलान, वो तो बस तुमसे पूछ रही थी बेटा, उसे तुम्हारी फिक्र है इसलिए। नूर बेगम ने जुजलान का गुस्सा देखते थोड़ी सख्ती से कहा। अभी वहाँ उनके शोहर मौजूद नहीं थे, तभी वो थोड़ा सख्ती से बोली थी, वरना उनके सामने तो वो उनके बेटों को कुछ कह भी ना सकती थी। अपनी फ़िक्र अपने पास रखें, नहीं चाहिए मुझे। जुजलान बेरुखी से कहता जाने के लिए मुड़ा, जब नवाल की आंखों में आंसू देखते नूर बेगम ने उसे टोका। जुजलान, ये कैसे बात कर रहे हो तुम, छोटी बहन है वो तुम्हारी। छोटी बहन, बाबा से कहता हूँ जल्दी कोई रिश्ता देखें और इस जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाए। जुजलान एक आखिरी नज़र माँ और रोती हुई बहन पर डालकर तेज़ी से बाहर निकल गया। नवाल, रो नहीं मेरा बच्चा, तुम जानती तो हो अपने भाई को, फिर उसकी बात का बुरा मना क्यों रही हो फिर तुम। नूर बेगम ने उसे अपने साथ लगाते कहा, जबकि नवाल का दिल एक बार फिर अपने भाई के रवैये पर टूट गया था। मामा
जब सभी मुझसे नफरत करते हैं, मुझे एक सिर्फ जिम्मेदारी समझते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो फिर मुझे पैदा होते क्यों नहीं मार दिया गया था? क्यों रोज़ मुझे अपने रवैयों से अजियत देते हैं? क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है जो ये सब मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं? नवाल कुर्ब से कहती रोती हुई उठकर अपने कमरे की तरफ भाग गई और नूर बेगम ने दुख से अपनी बेटी की पुश्त को देखा था। या अल्लाह पाक, मेरी बेटी को सब्र अता कर, उसके भाइयों के दिल में और बाप के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दे। नूर बेगम नम आंखों को साफ करती दुआ गो हुई। उनके साथ भी शादी से पहले यही हुआ था, लेकिन जब तुराब खान का रिश्ता आया और उन्हें ये पता चला कि वो उन्हें पसंद करते हैं, तो उनके दिल में एक किरण जागी थी कि चाहे उनके बाप भाई उनसे मोहब्बत करें ना करें, उनका शोहर उनसे मोहब्बत करता होगा। मगर शादी के दूसरे दिन ही तुराब खान ने उन्हें साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो भले उन्हें पसंद करते हो, मगर वो औरतों को ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाते, इसलिए वो अपनी औकात में रहें और उनके फैसले या किसी भी बात के बीच में ना ही बोलें तो उनके हक में बेहतर होगा। और उन्होंने ऐसा ही किया था, कभी उनसे कुछ नहीं कहा था। मगर उन्होंने अपने पहले बेटे के पैदा होने पर मगर जब उनका पहला बेटा पैदा हुआ तो उसकी पैदाइश के बाद तो तुराब खान बिल्कुल ही बदल से गए। और फिर जब उन्हें दूसरी बार माँ बनने की खुशखबरी मिली तो जब भी तुराब खान ने उनका बहुत ख्याल रखा था, उनका एक और वारिस आने वाला था, वो बहुत खुश थे। मगर जब नूर बेगम ने नवाल को जन्म दिया तो तुराब खान फिर से पहले जैसे हो गए। वो एक और बेटा चाहते थे, जबकि उन्होंने बेटी को पैदा किया था जिसका जिम्मेदार उन्होंने नूर बेगम को ही ठहराया था। जब से लेकर आज तक तुराब खान का रवैया ना ही नूर बेगम के साथ ठीक था और ना ही नवाल के साथ। फार्म हाउस के बाहर गाड़ी रोकते मजबूत कदम उठाए वो अंदर बढ़ा था। वो लाउंज में पहुंचा तो नाज सामने इस सोफे पर बैठी थी। उसने पिंक कलर का शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था। शायद वो आज भी जुजलान खान को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने आई थी, मगर वो जुजलान खान को जानती नहीं थी। डार्लिंग, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? कल भी मैं तुम्हारे डेरे पे गई थी, वहाँ से तुम्हें इतनी कॉल्स की, मगर तुमने मेरा एक भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? नाज से एक अदा से उठती वो उसके पास आई और उसके गले में बाहें डाली। वो खफकी से बोली तो जुजलान के चेहरे पर एक शातिर से मुस्कुराहट आई, जबकि जवाद और उसके गार्ड नाज की हरकत पर गर्दन झुका गए। जुजलान ने जवाद को आवाज़ दी, जो फौरन उसकी पुकार का मतलब समझते अपनी जेब से एक चेक और पेन निकालते जुजलान के पास आया। जुजलान ने नाज की बाहें धीरे से अपनी गर्दन से निकाली और जवाद से चेक और पेन लेते, चेक पर साइन करते नाज की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है डार्लिंग? नाज ने नसमझी से चेक को देखा। उसने जब भी जुजलान से पैसे मांगे थे तो उसने डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे भेजे थे, मगर आज ये चेक देखकर नाज उलझी। मेरे साथ इतने दिन रहने की तुम्हारी ये कीमत है। जुजलान चेक उसकी जानिब उछालते इत्मीनान से सोफे पर आकर बैठ गया, जबकि नाज तो बेयकीनी से उसे देख रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो जुजलान? मैं कोई तवाइफ नहीं हूँ जो तुम मुझे मेरी कीमत दे रहे हो। नाज ने मुठियां भींचे कहा। वो कैसे उस मोटी आसामी को अपने हाथों से जाने दे सकती थी? जवाद। उसने फिर जवाद को पुकारा और इस बार भी जवाद उसकी पुकार का मतलब समझते कोट की जेब से एक लिफाफा निकालते नाज की जानिब बढ़ा गया। नाज ने एक नज़र सोफे पर टांग रखे सुकून से बैठे जुजलान को देखा और फिर जवाद के हाथ से लिफाफा झपटा। उसने लिफाफा खोला तो उसमें तस्वीरें मौजूद थी। उसने जैसे ही तस्वीरें निकाल कर देखना शुरू की, उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गईं। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? जुजलान उसकी हालत से लुत्फानंदोज होता मज़े से बोला। ये सब क्या है? नाज की ज़ुबान लड़खड़ाई। लिफाफे में मौजूद तस्वीरें उन्हें देखते ही नाज के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उन तस्वीरों में नाज अलग अलग लड़कों के साथ काफ़ी नाजेबा हरकत करती नज़र आ रही थी। नाज को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब जुजलान के पास कैसे आया। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। ये जो तुम अपने यारों के साथ रंगरलियाँ मना रही हो ना, ये उसकी तस्वीरें। जुजलान ने मुस्कुराते लहजे में कहा तो नाज को सांप सूंघ गया। अब बोलो, अब भी तुम किसी तवाइफ से कम हो क्या? जुजलान तंजिया गोया हुआ। ये सच नहीं है। जुजलान को हाथ से निकलते देख नाज ने बहाना करना चाहा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सामने भी जागीरदार जुजलान खान है, एक शातिर सियासतदान। मुझे और भी बहुत से काम है, इसलिए मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा कि क्या सच है और क्या झूठ, क्योंकि मैं सच जानता हूँ। और ये तो सिर्फ तस्वीरें हैं और बाकी बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद है मेरे पास। तुम चाहते क्या हो? नाज उन तस्वीरों को मुट्ठी में भींचती गुस्से से चिल्लाई, आवाज़ नीची। जितनी तेज़ नाज की आवाज़ थी उससे 4 गुना ज़्यादा तेज़ आवाज़ में जुजलान दहाड़ा था, जैसे
जिसे सुनकर नाज एक पल के लिए कांपी थी। आज के बाद तुम्हें अपने इर्द गिर्द भी ना पाऊँ, इसलिए खामोशी से ये ज़मीन पर पड़ा चेक उठाओ और अपना मुंह लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वो ठंडे ठार लहजे में बोला। तो नाज के जिस्म में एकदम सनसनाहट हुई, मगर वो ढीठ लड़की जल्दी संभल गई। मैं तुम्हारे खिलाफ मीडिया में जाऊंगी, वो बगैर सोचे समझे बोली। तो लाउंज में जुज़लान का जानदार कहकहा बुलंद हुआ। बेवकूफ़ लड़की, तुम मीडिया में जाना चाहती हो, शौक से जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस तुम्हारी वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, फिर तुम जानो और तुम्हारे घर वाले। जुज़लान शाने उचकाए लापरवाही से बोला। तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? नाज के हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब वो ये सोच कर ही काँप गई थी कि अगर जुज़लान ने वाकई उसकी तस्वीरें और वीडियोस वायरल करवा दी तो क्या मुँह दिखाएगी वो सबको। और उसके घर वाले जो उसे एक शरीफ लड़की समझते थे, वो तो उसकी हरकतों पर उसे जिंदा ज़मीन में दफन कर देंगे। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी, पर प्लीज़ ये वीडियो, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर नहीं डालना प्लीज़। नाज ने खौफज़दा होकर उसके आगे हाथ जोड़े थे। ठीक है, फिर 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। जुज़लान के कहने की देर थी कि नाज गधे के सर से सींग की तरह वहाँ से गायब हुई, जबकि 20 लाख का चेक अभी भी ज़मीन पर पड़ा था। 2 टके की औरत मुझसे होशियारी करेगी। उसके जाते ही जुज़लान पीछे की जानिब सर गिराए ज़ोर से हंसा। तुम सब जाओ यहाँ से, और तुम सब मेरे लिए बेर लेकर आओ, जब तक मैं अपनी नई हसीना से बात कर लेता हूँ। वो अपने गार्ड को कहता जवाद से मुखातिब होते जेब से फ़ोन निकालते अपने नए बहलाने वाले खिलौने को फ़ोन करने लगा, क्योंकि उसके नज़दीक लड़कियां सिर्फ खिलौना थी जिन्हें सिर्फ यूज़ किया जाता था। मामा, हम अपनी एक दोस्त की तरफ जा रहे हैं, कुछ देर में वापस आ जाएंगे, आयला अपनी माँ से कहती वहाँ से बाहर निकल गई। उसने पर्पल अबाई के साथ हमरंग हिजाब लगाया हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी सुरमई आंखें ही दिख रही थी। वो गाड़ी में बैठती ड्राइवर के साथ अपनी दोस्त के घर के लिए निकल गई। अंकल, किसी बेकरी पर रोक दीजिएगा। वो काफ़ी दिन बाद अपनी दोस्त के घर जा रही थी, इसलिए उसके लिए कुछ लेकर जाना चाहती थी। ड्राइवर ने उसके कहे के मुताबिक गाड़ी एक बहुत बड़ी बेकरी के आगे रोक दी। अपना पर्स लिए ड्राइवर को 2 मिनट में आने का कहती गाड़ी से उतर गई। थोड़ी देर बाद वो बेकरी से केक लेकर बाहर को निकली तो थोड़ा ही आगे एक फूलों वाले की दुकान थी। फूल लेने की गर्ज से वो उस दुकान की जानिब बढ़ी, जब भी उसे रोड के किनारे एक ज़ईफ़ खातून नजर आई जो गालबन रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, मगर तेज़ रफ्तार में आती गाड़ियों के बाइस बेबसी से वहीं खड़ी थी। आंटी, क्या आपको रोड क्रॉस करना है? आयला उनके पास आती प्यार से इस्तफसार करने लगी तो उस खातून ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। आइए, हम आपको रोड क्रॉस करवा देते हैं। वो प्यार से उनका बाजू पकड़ती उन्हें साथ लिए आगे बढ़ी थी। शुक्रिया बेटा, मैं कब से खड़ी थी मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की, मगर तुमने की। तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। वो खातून आहिस्ता आहिस्ता चलती आयला की तारीफ करने लगी। वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हुई थी, जबकि ध्यान से रोड क्रॉस करते उनकी बात सुनकर आयला धीरे से मुस्कुराई। उसे अपने आप पर फ़ख्र महसूस हुआ कि आज किसी की मदद करने से ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके माँ बाप की भी तारीफ हुई थी। ये बात उसके लिए किसी एजाज़ से कम नहीं थी। वो इधर उधर देख कर ही आगे बढ़ रही थी जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने एकदम उनके सामने आते ब्रेक मारा। हायला, उन दोनों के कदमों को ब्रेक लगी। आंटी ने तो बाकायदा दिल पर हाथ रख लिया। आई एम सॉरी, उसने आंटी से और गाड़ी में बैठे शख्स से माजरत की, जिस पर गाड़ी में बैठे आदमी ने गहरी नज़रों से उसे देखते सर को हिलाकर ठीक है का इशारा किया, जिस पर वो शुक्र से उसे देखती आंटी का हाथ पकड़े आगे बढ़ गई। राइड ऑफिस जा रहा था जब उसके साथ ये हादसा पेश आया। जब उसने गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाई तब उसे काफ़ी गुस्सा आया था, लेकिन सामने मौजूद लड़की की नकाब से झांकती सुरमई आंखों में एक सहर था, जिसकी वजह से वो गुस्सा भूले उसकी आंखों में खो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उन आंखों में कोई मकनातीसियत है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। ट्रैफिक रवानी से रवां दवा था, मगर उसे तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बीच रोड पर गाड़ी रोके सहूलत से उसे देख रहा था। आयमा उन खातून को रोड के पार छोड़कर वापस अपनी गाड़ी के पास भी आई थी, मगर राइड तो जैसे वहीं गुम था। और फिर जब तक आयला की गाड़ी नज़रों से ओझल ना हुई वो वैसे ही गाड़ी रोके खड़ा रहा। आयला की गाड़ी जाते वो भी तेज़ी से आगे गाड़ी भगा लेगा, मगर उस गाड़ी के जाते वो एक चीज़ नोट करना नहीं भूला था, वो था गाड़ी का नंबर। आयला की गाड़ी का नंबर। उसने बहुत सी लड़कियां देखी थी, मगर वो सुरमई आंखों वाली लड़कियों से सबसे अलग दिखी थी। उसने सिर्फ उसकी आंखें देखी थी, मगर उन आंखों को देखकर उसे पता चल गया था कि उन आंखों के पीछे, इस नकाब के पीछे एक हूर छुपी है, और उस हूर ने 1 मिनट में उसके दिल की दुनिया में हलचल मचा दी थी।